सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निज़ार पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो साथियों, अगर आप से एक मेरी निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पधारे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए उसी कड़ी में हम अपनी बातों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या इसके पहले हमने आपको भाग 1 और भाग 2 पढ़ा लिया था। भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, और अगर हम बातें करें भाग 2 की, तो प्यारे साथियों, भाग 2 जो मेरा बात करता है वो नागरिकता के बारे में बात करता है। और हमने आपको बताया था जो नागरिकता होती है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में आती है, और हमने बखूबी अध्ययन किया था, बहुत अस्थायी रूप से अध्ययन किया था 5 से लेकर के 11 तक के संपूर्ण अनुच्छेदों को। तो उसी कड़ी में हमने आर्टिकल नंबर 5 बोले तो अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 11 की चर्चा हमने अपने पिछले वाली क्लासों में कर दिया था साथियों। तो आइए आज हम देखते हैं कि नागरिकता क्या क्या होती है। ये तो हमने सीखा आर्टिकल नंबर 5 में कैसे नागरिकता मिलती है, क्या क्या था, ये सारे प्रावधान हमने देख लिए। अगर हम बातें करें भारत में जो नागरिकता हमको प्रदान की जाएगी, वो नागरिकता हमको कैसे कैसे मिलेगी, इसके क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं या होते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने देखा था कि एक संशोधन विधेयक आया 1955 में, 1995 में, जिसको हम बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का। तो आइए देखते हैं कहता क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो प्यारे साथियों, ये हमको बताता है कौन? नागरिकता संशोधन अधिनियम हमको बताता है कि भारत में जो हमको नागरिकता मिलेगी वो हमको कितने प्रकार से मिलेगी, और अगर नागरिकता हमसे छीनी जाती है वो कितने प्रकार से छीनी जा सकती है। तो अगर हम बातें करें ग्रहण करने की, ग्रहण करना कितने प्रकार से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हम 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अगर वही हम बातें करें कि जो हमारा गृह मंत्रालय होता है या भारत सरकार जो होती है, वो नागरिकता तो हमको देती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से हमको नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम बातें करें कि देने के बाद लेगी कितने तरीकों से, मतलब छीनी कितने तरीकों से जा सकती है, तो साथियों 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। हमने 5 प्रकार से ग्रहण किया, और अगर त्याग करना है, छीन सकती है सरकार, तो 3 प्रकार के प्रावधान हैं जिससे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर हम बातें करें तो यहाँ समाप्त होगी लिखो, तब समझ में आएगा। समाप्त होगा 3 प्रकार से। लेकिन अगर हम बातें करें ये जो ग्रहण होगा 5 प्रकार से हमको ग्रहण कैसे होगा, तो वो क्या क्या प्रावधान है
उनको आइए देख लेते हैं। पहला प्रावधान 1 2 3 4 एक यहां 5 नंबर। पहला कहता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, मतलब पहला नंबर जो कहता है नागरिकता देने का, वो कहता है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है ये तो दूसरी बात है, लेकिन कहता है वंश के आधार पर, मतलब अगर आपके पूर्वज का जन्म भारत में हुआ है तो आपको भी वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, मतलब दी जाएगी। इतना तो हमने देखा। नहीं तो सबसे पहले अगर हम लिखे जन्म के आधार पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। अब दूसरा अगर हम बातें करें तो कहता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तो पहला बोला भैया कि जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिलेगी। दूसरा कहता है वंश के आधार पर। तीसरा कहता है पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। अच्छा, ये पंजीकरण क्या होता है? मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे कि हाँ हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो आपको कुछ प्रावधान फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नियम और कानूनों का एक संग्रह आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये स्टेप होते हैं, इनके थ्रू आपको नागरिकता पंजीकरण के आधार पर मिल जाएगी। अभी मैं एक एक को अच्छे से डिफाइन करूंगा। यहां तो मैं भी बता दे रहा हूं कि हाँ 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये देखा, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा देखा वंश के आधार पर, तीसरा देखा पंजीकरण के आधार पर। अब चौथे की अगर हम बातें करें तो देशीकरण के आधार पर। क्या? देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता हमको प्राप्त होती है। और दूसरा कहता है अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। आधार पर। तो इतने प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है हमको 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करवाता है। वो 5 प्रकार क्या थे मैंने आपको बताया। जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर। तो साथियों, अर्जित भूमि का मतलब अगर आप समझें तो जैसे सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, सिक्किम को हमने संशोधन करके 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 35 संविधान संशोधन के द्वारा हमने पहले सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया। क्या बनाया साथियों? सह राज्य बनाया। उसके बाद जैसे ही सह राज्य बनाया 1974 में, 1974 में, उसके बाद 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। बोले तो 36 संविधान संशोधन 1975 में होता है और हम सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना देते हैं। मतलब ऐसे राज्य जो पहले भारत से बाहर थे, मतलब भारत में नहीं थे, अगर वो भी भारत में मिलते हैं तो उनके जो नागरिक होंगे उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो उसी के आधार पर यहाँ दिया गया है कि अर्जित भूमि के आधार पर कि भारत जिस भूमि को अर्जित करेगा
वहां पे जो नागरिक रहेंगे, वहां पे जो लोग रहेंगे, उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो शायद इतनी बात आपके जहन में बखूबी खुश होगी प्यारे साथियों। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो मैं आगे मिटा करके फिर से करता हूं। एक एक बातों को अधिशय जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, इन सबको सिंगल टर्म से डिफाइन करना शुरू करूंगा साथियों। तो आप इसको नोट कर लें। तो साथियों, हमने अभी तक ये सारी बातें देखी। अब हम एक एक को अच्छे से डिफाइन करके शुरू करते हैं, लिख के बताते हैं कि क्या होता है। तो पहला जो था मेरा जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, देखो छोटी छोटी बातें हैं एक एक लाइन की, जो हमको सीधा याद रख लेने हैं और इसी से सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न दाग दिए जाते हैं। तो आइए, ये जब आया कि जन्म के आधार पर, तो 1986 में 1986 में प्रावधान बना, क्या बना कि जन्म के आधार पे आपको नागरिकता तो दे दी जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हम नागरिकता आपको देंगे कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो। लेकिन साथियों, अगर थोड़ा सा सोचो आप कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको नागरिकता मिल रही है, तो ऐसे पता नहीं कितने विदेशी आकर के भारत में अपने बच्चे को जन्म देते थे। क्योंकि आपको पता है कि भारत आज से नहीं, बहुत पहले से इतना जनसंख्या है भारत में, इतनी जनसंख्या है भारत में कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका समा सकता है साथियों, इतनी जनसंख्या है भारत में। अच्छा वो बात छोड़ो, जनसंख्या तो गई अपने रास्ते, एक अलग रास्ते पे। लेकिन अगर वही हम बातें करें, कुछ आतंकवादी आते थे जो अपने बच्चों को भारत में जन्म देते थे, वो हमारे लिए सरदर्द का काम हो जाता। तो बाद में बोला गया कि 1886 में एक नियम बना, वो क्या था, बोला गया माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। तो साथियों, पहला तो इसमें नियम बनाया गया 1886 में, वो क्या, देखो ये 1855 का एक्ट था। उस एक्ट में जन्म के आधार पर हमको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। फिर जब नागरिकता देने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई तो 1886 में एक और लाइन इसमें ऐड किया गया इसी एक्ट के अंदर, जन्म के आधार के अंदर, क्या, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। लेकिन प्यारे साथियों सोचो थोड़ा, अगर भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष थे, तो विदेश से भी जो पुरुष आते थे वो भारत की महिलाओं से विवाह कर लेते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। जब शारीरिक संबंध बनाया उन्होंने तो कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति होगी। तो जब संतान की प्राप्ति हुई तो साथियों बच्चा जन्म लिया, और जब बच्चा जन्म लिया तो आगे चल करके उसको नागरिकता देनी पड़ेगी। और यही समस्या उत्पन्न हुई जब नागरिकता देने की बात आती थी, तो यही लाइन उन्होंने बोलते थे, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो।
ठीक हम मान लेते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति आता विदेश से, तो ठीक है उसके बच्चे को हम नागरिकता दे देते। लेकिन सपोज करो आतंकवादी चलाया और भारत की महिला से विवाह करके, भारत की महिला से विवाह करके बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद फिर वापस अपने देश चला जाता है। अब उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार ने देखा ऐसे बहुत सारे बच्चे भारत में जन्म लिए जिनके पिता भारत के नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लिए जिनकी माता बाहर की नहीं थी। तो दोनों समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो फाइनली आकर के 2003 में एक और प्रावधान बना दिया गया। वो प्रावधान क्यों क्या बनाया गया इसको थोड़ा हम बताते हैं। कहता है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो चलेगा, लेकिन कहता है इसी के साथ साथ 2003 में फिर ऐड किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो प्लस, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी ना हो, ये देखिए। अच्छा, ये अवैध प्रवासी का मतलब है भगोड़ा ना हो, आतंकवादी ना हो, चोर चंडाल ना हो, मतलब उस देश से उसको भगा ना दिया गया हो, अवैध प्रवासी ना हो। तो ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। ये सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो हम मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने ये सारी बातें तो आपके सामने रख दी। अब आता है वंश के आधार पर। किसके आधार पे? वंश के आधार पर अब हम देखते हैं क्या वंश के आधार पर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इसी के अंदर लिखी गई हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। अब आता है 1992, मतलब 1992 का समय। 1992 में कहा गया माता पिता करा वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिलेगी। कब मिलेगी? जब माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ये तो हमने सीखा, हाँ बात सही है। लेकिन साथियों वही बात आएगी, ये सारी बातें ये पहला लिख दिया गया था 1992 में इसके अंदर। लेकिन अब बात आती जब ऐसे वही सारी समस्या उत्पन्न हुई, वंश के आधार में भी लोग बाहर से आते थे, बच्चे को जन्म देके भाग जाते। कुछ महिलाएं बाहर से आती थी, यहाँ बच्चे जन्म देके भाग जाती थी। अब उनके माता या उनके पिता का क्या नाम दिया जाए? जो यहाँ से भाग अगर महिला आई तो
महिला का क्या नाम दिया जाए, क्योंकि वो भाग गई। पुरुष आता था तब उसके पिता का क्या नाम दिया जाए बच्चे का, वो भाग जाता था। तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। तो फाइनल डिसीजन 2003 में लिया गया। वो फिर कहा गया क्या, 2003 में लिया गया कि हाँ ठीक है, वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कहता है जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसको अपने मतलब भारत के अपने दूतावास में अब ये दूतावास क्या होता है साथियों, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। दूतावास का मतलब है कि एक अथॉरिटी बैठी होती है, एक अधिकारी बैठा होता है जो उस काम को करता है। किस काम को, नागरिकता देने के काम को करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, दूतावास नागरिकता नहीं देता, याद रखने की बात है, नागरिकता देगा गृह मंत्रालय, लेकिन फाइल गृह मंत्रालय तक कौन पहुंचाएगा, दूतावास ही पहुंचाएगा। और मैंने आपको बताया था, पिछली ही क्लास में बताया था, दूतावास, भारत का दूतावास से भारत का कोई दूत है, अगर वो अमेरिका गया है तो अमेरिका में उसका दूतावास होगा। एक दूतावास का मतलब एक ऑफिस होता है, उसमें दूत बैठता है, मतलब बोले तो खबरी बैठता है। अमेरिका में क्या क्या हो रहा है इसका खबर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कौन देगा, वही दूत देगा। और मैंने आपको बताया था ये दूत इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है साथियों, कि अगर अमेरिका में भारत का दूत बैठा है अपने दूतावास में, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब अगर उससे मिलना चाहते हैं तो उससे मिलने के लिए बाइडेन को परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देता है तभी बाइडेन उससे मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते हैं साथियों। तो वही यहां दूतावास आया कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसको अपने दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाना होगा। ये सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि वंश के आधार पर हमको कैसे नागरिकता मिलेगी। तो देखिए साथियों, थोड़ा बहुत छोटा होने के कारण बार बार हमको वीडियो को रोकना पड़ रहा है, तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो मैं मिटा कर फिर आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे साथियों, इतनी सारी बातें हमने देखा और जानने का प्रयास किया। अगर हम उसी कड़ी में आगे बढ़े, हमने 2 देखा, एक देखा जन्म के आधार पर, दूसरा देखा वंश के आधार पर, अब तीसरा देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। क्या ये बहुत छोटा होता है, पंजीकरण के आधार पर। इसमें कोई डेट नहीं है, बस एक नंबर है जो याद करना है आपको, और कुछ बहुत बड़ा तोफ नहीं है। याद करो, जन्म के आधार पर 1986 में पहला रूल बना, फिर 2003 में बना। वंश के आधार पर 1992 में एक रूल बना, और फिर 2003 में एक रूल बना कि दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। अब आते हैं पंजीकरण के आधार पर, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन आपको नागरिकता मिल जाएगी यदि आप रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं जाकर के दूतावास में। तो या गृह मंत्रालय के पास भी अगर आप रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देने का काम तो गृह मंत्रालय ही करता है, इसलिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे
तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या कहता है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन 7 साल बाद मिलेगी। ये कहता है कि पहले आप आइए, भारत में रहिए, घूमिए, टहलिए, अगर आपको भारत अच्छा लगता है तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण करने के काबिल हैं, लायक हैं। और दूसरा कहता है 7 साल बाद आपको नागरिकता तो दे दी जाएगी, ये बात सही है। भारत में निवास किया, मतलब ये कहता है कि पंजीकरण के आधार पर कि 7 साल भारत में निवास किया हो। फिर कहता है अगर वो पंजीकरण कराता है तो भारत, या तो 7 साल बाद मिलेगा, 7 साल वो भारत में निवास किया हो, या दूसरा भारत के नागरिक से शादी करने के शादी करने के 7 साल बाद नागरिकता प्राप्त होगी। ये बातें हमने आपको बता दिया कि भारत के नागरिक से शादी करके 7 साल बाद, मतलब भारत के नागरिक से शादी करके 7 साल बाद नागरिकता प्राप्त होगी। अगर आप भारत के नागरिक से शादी करते हैं तो 7 साल बाद नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन प्यारे साथियों, जितने आप नियम और प्रावधान पढ़ रहे हैं, इस पूरे नियम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय बाध्य होगा। याद रखने की बात है, कभी भी सरकार बाध्य नहीं होगी। उसको लगता है कि हाँ दे देना चाहिए तो देगी, अन्यथा मना भी कर सकती है। तो इतनी सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आते हैं साथियों देशीकरण के आधार पे। किसके आधार पे? देशीकरण के आधार पे। उसको ऐसे मिटा ही देते, थोड़ा सा ही है। अब चौथा नंबर क्या है? देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर अगर हम जब बात कर रहे थे तो 7 साल वहां हमको वेट करना होता था बाय रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम बातें करें देशीकरण के आधार पर, हमको 10 साल वेट करना पड़ेगा। कितने साल? 10 साल इंतजार करना होगा। मतलब आइए, घूमिए, टहलिए, भारत में रहिए, भारत की नागरिकता तभी आपको मिलेगी जब आप भारत सरकार की निगाहों में एक अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे। अच्छा, वो कैसे बने रहेंगे? वही कहता है देशीकरण के आधार पर नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जिसका चरित्र अच्छा हो। चरित्र अच्छा हो। अब बात आती है चरित्र कैसे सरकार को पता चलेगा? आपके सारे क्रियाकलापों को, आपके सारे रिकॉर्डों या जितनी आप एक्टिविटी करते हैं, जितने आप क्रियाकलाप करते हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास उपलब्ध होता है प्यारे साथी। तो सरकार इसी के माध्यम से ये समझ जाएगी कि आपका चरित्र कैसा है, आप भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इतना देख लिया। फिर कहता है किसी एक क्षेत्र में निपुण हो। किसी
क्षेत्र में निपुण हो। अब यहां एक क्षेत्र का मतलब क्या है? यह क्षेत्र बताता है, जैसे आप एक अच्छे सिंगर हो, एक अच्छे वैज्ञानिक हो, एक अच्छे चित्रकारी हो, मतलब किसी ना किसी क्षेत्र में आपको निपुणता प्राप्त हुई हो, तो इसके आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो यहां हमने ये देखा। लेकिन अगर आप बातें करें, ये हो गया 10 साल, ये हो गया चरित्र अच्छा हो, दूसरा कहता है किसी एक क्षेत्र में निपुण हो, और एक और बात मेरे सामने प्रस्तुत होती है, कहती है 8वीं अनुसूची में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा का जानकार हो। अब साथियों याद रखना है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि वर्णित भाषा सभी भाषा का जानकार हो, नहीं, एक दो भाषा का अच्छा जानकार हो। और मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में केवल और केवल 22 प्रकार की भाषाएं हैं, वो भी भारत के मूल संविधान में, याद रखने की बात है, भारत के मूल संविधान में केवल और केवल 14 भाषाएं उपस्थित थी। लेकिन हमने उसके आगे 21वां संविधान संशोधन किया, तो हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर 71वां संविधान संशोधन किया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बोले तो 3 भाषाओं को जोड़ा। फिर 92वां संविधान संशोधन किया, तो हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा। बोले तो पहले 1 भाषा, फिर 3 भाषा, टोटल 4 यहां से हो गई, फिर 4 और अन्य भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 4 + 4 8 भाषा जोड़े, तो 4 + 1 + 3 + 4 ऐसे मिलाकर के 14 + 1 + 3 + 4 टोटल मिलाकर के 22 भाषा भारत के संविधान में वर्तमान समय में उपस्थित है प्यारे साथियों। तो इतनी बातें कहता है देशीकरण के आधार पर अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है भारत की। और अगर हम बातें करें, ये सारी बातें तो हो गई, अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो तो लिख ले, नहीं तो हम मिटाकर आगे ही बढ़ते हैं। इतना तो देख लिया। फिर हम बात करते हैं भैया अर्जित भूमि के आधार पर, क्या है, इसको मिटाते हैं। अब आता है अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर भी हमको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अच्छा, अर्जित भूमि के आधार पर मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बातें करें तो मेरा आता है सिक्किम। याद रखने की बात है प्यारे साथियों, जो सिक्किम है ये पहले भारत का राज्य नहीं था, मैंने अभी आपको बताया। तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1974 में, तो इसको भारत का सह राज्य बना दिया गया। क्या सह राज्य बना। लेकिन अगर वही हम बात करें तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1975 में, तो इसको भारत का 22वां पूर्ण राज्य
बना दिया गया। दिया गया। तो अगर आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, पहले सिक्किम भारत का नहीं था। सिक्किम को पहले हमने सहराज्य बनाया, उसके बाद सिक्किम को हमने 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 36वां संविधान संशोधन करके। तो वही कहता है, किसी भी भूमि को अगर हम अर्जित कर लेते हैं, अपने भूमि में मिला लेते हैं, वहां के भी जो नागरिक रहेंगे उनको भी हम भारत की नागरिकता देने का प्रावधान अपने भारत के संविधान के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के 22 क्लॉज में अर्जित भूमि के आधार पर भी हम नागरिकता देने का प्रावधान जरूर करेंगे, और किया भी है प्यारे साथियों। तो इतने प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से। मैंने आपको एक एक प्रकार अच्छे तरीकों से, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के साथ मैंने आपने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है साथियों। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट करें, नहीं तो कितने प्रकार से सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है या आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, उसको देखने का प्रयास हम अवश्य करेंगे प्यारे साथियों। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा, अब हम देखते हैं 3 प्रकार की जो समाप्त करने के आधार हैं। समाप्त करने का आधार बहुत सिंपल है, ये तो मतलब बोला नहीं जा सकता, इतना आसान है ये। याद रखने की बात है प्यारे साथियों, चाहे हम लेंगे नागरिकता हमको मिलेगी तब भी, या नागरिकता हमसे छीनी जाएगी तब भी, ये सारे के सारे प्रावधान 1955 के अधिनियम में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं पहला क्या होगा, ये समाप्त करने के 3 आधार। क्या? समाप्त करने के 3 आधार। तो पहला आधार मेरे सामने आता है परित्याग के आधार पर। परित्याग के आधार पर। परित्याग का मतलब क्या है, हम अगर, अच्छा इसको बताते हैं, दूसरा पहले लिख लें, समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर। तो पहला हुआ परित्याग, दूसरा हुआ समाप्ति, और तीसरा हुआ वंचित के आधार पर। तो इन्हीं 3 आधार से, इन्हीं 3 प्रकार से भारत में नागरिकता को समाप्त किया जाता है। अगर हम बातें करें परित्याग के आधार पर, जब हम स्वतः से, क्या स्वतः से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं, तो मतलब खुद से त्यागना, खुद से छोड़ देना, छोड़ देना, मतलब इसमें सरकार नहीं कहती, मतलब आप खुद से नागरिकता त्याग देते हैं। और दूसरा, जब सरकार, समाप्ति का मतलब सरकार समाप्त कर दे, सरकार समाप्त कर दे, यह हो गया जब सरकार समाप्त कर दे। और जब कहता है वंचित के आधार पर, तो साथियों वंचित का मतलब है जब आप सपोज करो बहुत दिन से, इतना समझा, खुद से छोड़ देना, और यहां पे सरकार समाप्त कर देगी,
और तीसरा कहता है वंचित के आधार पर, मतलब जब आप बहुत दिन से विदेश में रह रहे हैं, बोले तो अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि हर साल दूतावास में बताना होता है कि हाँ हम इस देश में हैं, जिस देश के दूतावास में रहे। वही कहता है वंचित के आधार पर आपकी नागरिकता तब समाप्त की जाएगी जब आप 7 वर्ष तक अपनी कोई जानकारी सरकार को नहीं देते हैं। तो 7 वर्ष तक अपनी कोई भी जानकारी सरकार को अगर आप नहीं देते हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया प्यारे साथियों। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आपका नागरिकता पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। अब इसमें एक भी टॉपिक नहीं बचा है। आप जितने एग्जाम देंगे उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए एक एक प्रश्न आपको दिखाई देंगे एग्जाम के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए